आज हम अम्ल और क्षार की जो अभिक्रियाएं हैं, जलीय विलयन के साथ में अभिक्रिया अपन ने कल पढ़ी थी। जल के साथ में अम्ल और क्षार किस प्रकार से आयनिक हो जाते हैं, ये हमने कल पढ़ लिया था। कल जो हमने देखा था अम्ल और क्षार किस प्रकार से जल में घुलते हैं। पर ध्यान रखना, हर अम्ल तो घुल जाएगा, हाइड्रोजन आयन दे देगा, लेकिन प्रत्येक क्षार जल के अंदर विलय नहीं होता या क्षारक जल के अंदर विलय नहीं होता। ये बात हम कल के टॉपिक में हम कर चुके हैं। इससे अब आगे हेडिंग डालिए, जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार, जलीय विलयन में अम्ल व क्षार, इन दोनों की हम तुलना करेंगे। किस प्रकार से जलीय विलयन के अंदर अम्ल और क्षारक होते हैं। ये हेडिंग डालिए, ये आराम से बैठ लेना। जब किसी अम्ल को जलीय विलयन में मिलाया जाता है, जब किसी अम्ल को जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो उससे H आयन पृथक होते हैं। H आयन पृथक होते हैं। तो जलीय विलयन के अम्लों और क्षारों को किस प्रकार से अपन जलीय विलयन के अंदर मिलाएंगे, इसके बारे में चिंतन कर रहे थे। हाइड्रोजन आयन अगर अपन देखते हैं, यानी मतलब क्या हुआ, सीधी सी कहानी क्या है कि अपने पास में एक जल है, पानी है। क्या है हमारे पास में? जल या पानी, H2O। और इसको जब हमने इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, कोई भी अम्ल मिला दिया, मान लो कि HCl मिला दिया, अम्ल मिला दिया, तो उसके अंदर H प्लस और Cl माइनस के अंदर वो टूट जाएगा। H प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जो H प्लस होगा वो विद्युत का सुचालक होगा। किसका सुचालक होगा? विद्युत सुचालक होगा। यानी कि उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकेगी। इसे हम क्या बोलेंगे, जलीय विलयन के अंदर अम्ल और क्षारक का अपघटन होगा या टुकड़ा होगा इस प्रकार से। तो हमने पॉइंट में क्या लिख दिया है, अभी के रिएक्शन में क्या लिखा है, हाइड्रोजन आयन और विद्युत का चालन होता है, लिख दिया है ना। क्यों होता है? अगर कोई कहे, देखिए यदि अम्ल में जलीय विलयन नहीं हो, जलीय विलयन नहीं हो तो H प्लस आयन नहीं बनते, जिससे विद्युत का चालन संभव नहीं, जिससे विद्युत का चालन संभव नहीं। यानी कि प्रत्येक अम्ल में क्या होना चाहिए, H प्लस आयन तो बनना जरूरी है। बिना H प्लस आयन के क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। अगर अपन कहेंगे अम्ल के गुण हो गया, हमने क्या बोला, अम्ल का एक गुण हो गया कि उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, करंट प्रवाहित होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। लेकिन ये कब संभव है? जब उसका एक्वेटिक सॉल्यूशन बनाया जाए, जलीय विलयन बनाया जाए। क्या डालना पड़ेगा उसके अंदर? पानी डालना पड़ेगा। क्यों? तभी वो आयन देगा, है ना। कौन कौन से आयन देगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कल भी लिखा था HCl, तो H प्लस का बन जाएगा और Cl किसका बन जाएगा? माइनस का। H2SO4 मैंने कल भी बताया था आपको, H2 बनेगा तो H प्लस SO4 क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में माइनस का आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई HNO3 है, तो NO3 यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का आ जाएगा और H प्लस आ जाएगा। ये जो परिस्थिति बनेगी किसमें बनेगी? जलीय विलयन के अंदर बनेगी। किसमें बनेगी? जलीय विलयन। उतार लो, जलीय विलयन। यानी कि अगर कोई भी अम्ल है
और वो किसमें घुल रहा है, पानी के अंदर डाल रहे हैं या पानी उसमें डाल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में वो आयनित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आयनित हो जाएगा, बाकी आयनित नहीं होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखिए, उतार लो। उतार लिया? तो क्या सभी अम्ल इस तरह से होते हैं? हाँ, सभी अम्ल के अंदर क्या होगा? आयनित होने की क्षमता होती है। अगर अम्ल के अंदर आयनित होने की क्षमता है तो क्या क्षार के अंदर भी आयनित होने की क्षमता है या क्षारक के अंदर भी आयनित होने की क्षमता है? जी, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है? आयनित होने की क्षमता होती है। सब आयन के अंदर, सब क्षारक के अंदर नहीं होती। अम्ल की हमने बात करी, अभी हमने किसकी बात करी? अम्ल की हमने बात करी। अम्ल के बाद में जो बात करनी है हमको, वो किसकी बात करनी है? हमको क्षारक की करनी है। किसकी करनी है? क्षारक की। तो अब क्षारक का महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग का डायरेक्ट लिख लो आप। तो इसमें लिखिए, लिखना क्षारक जल में, क्षारक जल में OH आयन प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं। देखिए, OH आयन प्रदान लिखना, प्रत्येक क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता, घुलनशील नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आप जब भी पढ़ते हो किताबों में, कहीं आगे जाके पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ोगे अम्ल और क्षार। क्या पढ़ोगे बेटा? अम्ल और क्षार। अम्ल वाला टॉपिक तो चल जाएगा, है ना, पर तुम जब क्षार पे आके अटकते हो तो क्षार नहीं कह के क्या बोलना है उसको? क्षारक। क्षारक हमने अभी तक जितने भी लिखा है वो क्या लिखा है? क्षारक लिखा है। मैंने कहीं पर भी क्षार शब्द यूज नहीं किया है। क्या नहीं किया, मैंने क्षारक किया। अब मैं जाकर क्षार शब्द उपयोग में ला रहा हूं। देखो, क्षार किसे बोलेंगे? जो जल में घुल जाए। किसमें घुल जाए? जल के अंदर क्या हो जाए? घुल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार। ऐसा क्षारक जो जल में घुल जाए उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार। ठीक है, तो प्रत्येक क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है। जल में घुलने वाला, जल में घुलने वाला क्षारक क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? क्षार कहलाता है। तो प्रश्न बनेगा ये क्षार किसे कहते हैं? तो आप क्या लिखोगे? ऐसा क्षारक जो जल के अंदर घुल जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, यह कौन? क्षार। स्वाद में कड़वा, स्वाद में कड़वा व चिकना होता है, चिकना होता है, जैसे साबुन, जैसे साबुन। नोट डाल लेना, किसी भी अम्ल या क्षार को, वापस अब क्षार शब्द यूज कर रहा हूं मैं, क्षारक नहीं कर रहा हूं, बस किसी अम्ल या क्षार को चखना ऑब्लिक खाना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं कड़वा होता है, तुम कह रहे हो हाँ कड़वा होता है, ठीक है, तो फिर खा सकते नहीं खा सकते? उसको नहीं खाना है ना। एक तो खा लिया तुमने तो फिर जुबान जल जाएगी, है ना। तो कोई भी चीज खानी नहीं है। कड़वा होता है, ठीक है, स्वाद में होता है। हम लोग क्षार जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, ठीक है, होते हैं, अच्छी बात। लेकिन उसको चख के नहीं देखना, टेस्ट करके देख लिया, है ना, ये कड़वा है ये मीठा है, ऐसा तो नहीं है। लिखिए, फटाफट लिखिए, लिख दिया। तो क्षारक की बात हमने कर ली। चख के नहीं देखना। क्यों नहीं चख के देखना अपने को? क्योंकि हानिकारक होते हैं ना। नेक्स्ट लिखिए, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर, अम्ल नहीं लिखना, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर वे ऊष्मा प्रदान करते हैं। बेटा दोस्तों, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर वे क्या प्रदान करते हैं? बोलो,
ऊष्मा प्रदान करना है। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर क्या प्रदान करते हैं बोलो? ऊष्मा प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने पर क्या प्रदान करते हैं बेटा? ऊष्मा। क्या प्रदान करेंगे? ऊष्मा, गर्मी देंगे, हीट देंगे, है ना? कितना? इसी कारण इसी कारण आईएमपी पॉइंट है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी कारण H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 ये अम्ल है, क्या कहते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। व NaOH क्या है? ये क्षार है, ध्यान रखना, या क्षारक है। NaOH सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 और NaOH क्षारक को या में लिखना, में जल को मिलाते समय लिखना, मिलाते समय विशेष ध्यान रखा जाता है, विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रश्न बनेगा ये, टॉप पे प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए एक बार, टॉप पे लिख देना, वो बाद में लिखना, छोड़ दो, बाद में याद दिलाना मेरे को, प्रश्न लिखना है ना, ध्यान रखा जाता है। क्योंकि पानी खाली पानी ना, पानी H2SO4 व NaOH से सीधी क्रिया करता है, और क्या निकलती है उसमें से? ऊष्मा निकलती है ना, जिससे परख नली टूट सकती है और आप जल सकते हैं। परख नली टूट जाएगी और आप जल जाओगे, इसलिए ध्यान रखना, कभी भी टेस्ट ट्यूब में ऐसा ना हो कि सीधा, मान लो टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपके पास में H2SO4 डाला हुआ है, तो जब भी पानी को डालते हैं तो बूंद बूंद करके या धीरे धीरे परख नली की दीवार के सहारे उतारते हैं, है ना। पानी में एकदम तो यूं नहीं, ये टेस्ट ट्यूब में पानी दिया, ठाक से पानी डाल दिया, हाथ धमाका, वो टूट जाएगा और उसके कांच जो है आपके आंखों में गिर जाएंगे, हाथ पे लग जाएंगे, पड़ोसी को लग जाएंगे, हैं। इसी प्रकार से जब अपन से बात करते हैं सोडियम Na की, वहां पर भी नहीं है, सोडियम धमाकेदार धातु है, चक्कू से कट जाती है, सॉफ्ट है एकदम से, धातु है लेकिन चक्कू से कट जाती है, सॉफ्ट है ना। हाँ बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप जैसे वो मक्खन काटते हो या यूं कहूं कि पनीर काटते हो, पनीर देखा है, बिल्कुल पनीर जैसी है, लेकिन इसके ऊपर पानी गिर जाए तब आ जाए, है ना। हाँ साहब, अगर हम लोग पानी गिरा दिया इसके ऊपर तो ये जल जाएगा, आग कर जाएगा। तुमने देखा हो या कोई जादूगर बताता है कि ये देखो पानी लेके आओ, मैं आग लगा देता हूँ, है, और वो क्या करता है, सीधा सा एक पानी लेके आओ, घर से पानी मंगाएगा, आपको कि चलो लोटा भी मेरा लेके जाती हूँ, लोटा लेके गए, ले जाने के बाद उसको दिया, है ना, वो कहेगा लकड़ियाँ लेके आओ, तुम लकड़ियाँ लेके आए, उसने सब लकड़ियाँ रखी, उसके बीच में रख दिया सोडियम Na, रखने के बाद में ओम 2-3 पानी की बूंदे डाली, ओम हॉट, पानी की बूंद गिरी सोडियम पे, सोडियम का टुकड़ा रख दिया बीच में, भट से आग पकड़ ली, और यार क्या जादू है, वाह वाह, पानी से आग लगा दी साहब, क्या लगा दी, पानी से आग लगा दी। ये पता नहीं है वो सोडियम है, पानी से आग तुझे लगनी थी, क्या सोडियम होगा और पानी से आग लगेगी नहीं लगी, है। तो जादू ऐसे तो होते हैं, जैसे पंडित जी थे, उन्होंने इतना जोरदार काम कर दिया, मतलब जादूगर था पंडित जी, तो बेचारे खाली वैसे भी आग जलाते हैं वो तो वैसे कर देते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे से हम क्या करेंगे, थोड़ा टेढ़ा रखेंगे परख नली को इस तरह से, और फिर हम यहाँ पर परख नली में दूसरी परख नली की सहायता से बूंद बूंद करके पानी को गिराएंगे, जिससे क्या होगा,
उष्माक्षेपीय विक्रिया होगी। कौन सी विक्रिया होगी? उष्माक्षेपी। और उष्माक्षेपीय विक्रिया में क्या निकलती है? गर्मी। और ज्यादा गर्मी निकले तो प्रक्रिया टूट जाएगी। ये आपको ध्यान होना चाहिए एकदम। तो यार पानी को मिला देना किसी में, इसे बोलते हैं डाइल्यूट करना, तनु करना। क्या करना? तनु करना। मैंने बोला था मैं तनु और सांद्र पढ़ाऊंगा आपको, है ना। इसी टॉपिक के ऊपर बात करी थी, तनु और सांद्र के ऊपर बात करी थी। अब प्रश्न लिख लीजिए फटाफट, एक प्रश्न लिखिए फटाफट। सांद्र H2SO4 या सांद्र अम्ल लिखना, सांद्र अम्ल या प्रश्न लिखना, सांद्र अम्ल ऑब्लिक क्षारक में जल को धीरे धीरे क्यों मिलाया जाता है? मिलाया जाता है क्योंकि वो बोरोसिल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। दूसरा लिखिए, क्षारक व क्षार में क्या अंतर है? क्षारक में अगर जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। क्षारक में क्या अंतर है? क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? नेक्स्ट लिखिए, अगला प्रश्न लिखिए, किसी भी अम्ल व क्षारक को चख कर ऑब्लिक टेस्ट कर, चक्कर लिखो, टेस्ट करना अलग हो जाएगा, चक्कर नहीं पहचानना चाहिए। क्यों नहीं पहचानना चाहिए? क्योंकि जीवाणु को जला सकता है, आपके स्वास्थ्य के प्रति क्या हो सकती है? हानि हो सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन लिखिए, जलीय विलयन में ही अम्ल व क्षारक विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि आयन फ्री उसी में होते हैं, बाकी में आयन फ्री नहीं रहेंगे और विद्युत के सुचालक नहीं होंगे। उतार लिया आप लोगों ने? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट उतार लिया, प्रश्न उतार लिया। एक प्रश्न और लिखो, तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न और लिखो, सांद्र किसे कहते हैं? तनुकरण किसे कहते हैं? सांद्र किसे कहते हैं? दो प्रश्न हो गए अपने पास। सर एक क्वेश्चन, हाँ वो वही था, इसीलिए मैंने लिखा दिया ताकि हाथों हाथ काम हो जाए। ठीक है, बता दिया आप लोगों ने, मिटा दो। कितना टाइम लगता है भाई? 10वीं कक्षा के अंदर हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगला पॉइंट की। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन 30 से कम थोड़ी ना आएंगे। हाँ, क्वेश्चन 30 आएंगे, लेकिन आपको अपने विवेक का उपयोग करना है। प्रश्न को किस तरह से करने हैं आपको ध्यान होने चाहिए। मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर है जो मैं आपको मॉडल पेपर मैंने सारे आपके जो ग्रुप है उसमें डाल दिया है, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट हम चर्चा कर रहे थे, हमारे पास में आएगा अम्ल क्षारक और विलयन में प्रबलता। हेडिंग डालिए, अम्ल क्षारक विलयन की प्रबलता। देखिए अम्ल क्षारक विलयन की प्रबलता क्या है? प्रबलता का मतलब ये हो गया कि कितनी मात्रा में अम्ल है और कितनी मात्रा में पानी है। देखो जितना पानी बढ़ाते जाओगे उतना पदार्थ तनु होता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। इसको यूं समझिए,
आपने 9वीं कक्षा के अंदर भी पढ़ा होगा, वापस पढ़ लीजिए। ऐसे समझिए कि मान लो आप लोगों ने एक चाय बनाई, चाय ऐसी नहीं होती, वैसे चाय का प्याला आपके बढ़िया से सुंदर सा होता होगा इस तरह का ना, और उस सुंदर से प्याले के अंदर आपने चाय पी, लेकिन जब आप चाय पी रहे थे उसी समय पीना चालू करने थे, उस समय आपने मेरे को देख लिया, यार अफसर आ रहे हैं, इनको चाय पिलानी पड़ेगी, और आपने उसके अंदर 1 कप पानी मिला दिया, ठीक है। तो पहले से 1 कप तो चाय थी, अब 1 कप आपने पानी मिला दिया है, तो कप कितने हो गए? 2। लेकिन जो शक्कर की मात्रा थी वो किसके अनुसार थी? 1 कप के अनुसार थी। अब कितनी किसके अनुसार होगी? 2 कप के अनुसार होगी। तो कम बड़ी की ज्यादा होगी? कम बड़ी। तो फीकी लगेगी चाय को, मीठी लगेगी? फीकी लगेगी। और इस प्रकार की चाय हो जाएगी तनु। अगर 3 कप डाल देते पानी तो और ज्यादा तनु, है ना। तनु का मतलब क्या हो गया? सांद्रता में कमी। सांद्रता में कमी का मतलब क्या होता है? तनु होना। यानी कि जो विलेय पदार्थ है, शक्कर जो है वो क्या है? विलेय है। कल अपन ने बात करी विलेय, एक था विलायक। तो विलायक की मात्रा तो वही रही, या तो विलेय की मात्रा कम क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए। शक्कर आधा चम्मच कर दी और कम होगी, आधे का आधी और कर दी और कम होगी। और अगर विलेय की मात्रा सेम रखें, 2 चम्मच शक्कर डाली, 2 चम्मच ही रखेंगे, लेकिन विलायक की मात्रा बढ़ा दें, जैसे तुमने बढ़ा दिया ना, 2 बढ़ा दिया तो विलायक की मात्रा बढ़ गई, 1 की जगह 2 कर दिया पानी तुमने, तो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसे तनु और सांद्र की डेफिनेशन के रूप में जाना जाता है। जो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया। तनुकरण किसे कहते हैं? थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब लिखिए तो वो समझ में आ जाएगा। कौन लिखिए आप? देखना, जल में अम्ल या क्षारक, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता या आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। ये परिभाषा है। तो इसे तनुकरण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? क्या मतलब इस चीज को समझ लेते हैं, थोड़ा सा देसी तरीके से समझते हैं तो आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। देसी तरीके, थोड़ा देसी तरीके लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि ये कमरा जो है, इस कमरे के अंदर एक हवा भरी हुई है, और ये जो हवा भरी हुई है ये क्या है? कमरा है, ठीक है। और इसके अंदर ये बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे 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 हैं। अब क्या हुआ? तो इनकी सांद्रता कितनी है? 10। कितने जने? 10 जने, ठीक है। और हमने इन बच्चों को एक बहुत बड़े हॉल में शिफ्ट कर दिया, समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसकी तुलना में इसमें जगह ज्यादा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे? बच्चों के लिए स्पेस ज्यादा मिली, हवा ज्यादा मिली, इसमें बच्चों के लिए जगह कम मिल रही। यही तनुकरण है। इसे क्या बोलेंगे? तनुकरण, है ना। हमने क्या बोला? जल में ये पूरा हवा है, ये इसको हमने जल मान लिया। कोई जल है, मान लो आपके पास में ये जल है। जल में अम्ल या क्षारक आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयतन, 1 इकाई आयतन, मान लो 1 लीटर ले लिया पानी, 1 लीटर की पानी की बात कर रहे हैं, 1 लीटर पानी की बोतल आती है, उसके अंदर में कमी आना, उसमें क्या होना? कमी आना क्या कहलाएगा? तनुकरण कहलाएगा।
जैसे अपन ने चाय का एग्जांपल लिया था, उसमें कमी आई थी मीठेपन में, वो क्या है? तनुकरण। जैसे हमने बात करी थी वापिस किसकी? सांद्रता की बात करी उसकी, तो कुल मिला के उसके मीठेपन में कमी आना तनुकरण है, सांद्रता में कमी आना तनुकरण है। जो अणु है उसको अगर हम ज्यादा स्थान पहुंचा देते हैं तो क्या है? तनुकरण। यानी कि ये कमरे में यहाँ पर तो बच्चे बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे और यहाँ पर बच्चे क्या आ रहे हैं? बहुत कम नजर आ रहे हैं। ये क्या है? तनुकरण। क्योंकि हमने दो पात्रों की सापेक्षता के बारे में बात कर ली, दो जो हमारे पास में जो दो कमरे थे उनकी हमने सापेक्ष तुलना करी, दोनों की अलग अलग हमने क्या करी? तुलना करी। तो ये समझ में आ गया, जल में अम्ल या क्षारक आयनों की सांद्रता, अम्ल और क्षारक जो थी उनकी सांद्रता प्रति इकाई आयतन में क्या आ जाए? कमी आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? तनुकरण बोलेंगे। नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, तनुकरण कहते हैं, लिख दिया तनुकरण कहते हैं, ठीक ना? अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक की सांद्रता आयनों पर निर्भर करती है। आयनों पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करेगी? आयनों पर निर्भर करती है। देखिए, ठीक ना? आयनों पर निर्भर करती है। आयनों की मात्रा जितनी अधिक होगी, आयनों की मात्रा जितनी अधिक होगी, अम्ल और क्षारक उतने ही प्रबल होंगे। अम्ल और क्षारक क्या होंगे? उतने ही प्रबल होंगे। आयन जितने ज्यादा अम्ल उतने प्रबल, आयन जितने ज्यादा क्षारक उतने प्रबल। अम्ल जितने कम, आयन जितने कम क्षारक उतने तनु, है ना? और आयन जितने कम अम्ल उतने तनु। मतलब कुल मिला के आयन बढ़ा, आयन बढ़ने से अम्लीयता बढ़ती है, क्षारीयता बढ़ती है ना? और आयन के कम होने से अम्लीयता घटती है और क्षारकता भी घटती है। आयन कम होंगे तो घटेंगे दोनों ही, आयन बढ़ेंगे तो अम्लीय और क्षारीयता बढ़ेगी। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात। मेरी बात को समझो, अम्लीयता और क्षारीयता किस पर निर्भर है? आयन पर। आयन बढ़ेंगे तो अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ेगी। बच्चे ज्यादा आएंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे, बच्चे कम आएंगे तो पैसे कम आएंगे। ये मेरे लिए लागू है, आपके लिए नहीं है ना? बता दिया? नेक्स्ट अगले लिखिए, किसी भी विलयन में नहीं ले चलना, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच, पी छोटा एच बड़ा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है, पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अब ये पीएच स्केल क्या बना है भाई? सुनो, किसी को अपन कहें कि साहब ये कितना खट्टा लग रहा है, कितना खट्टा लग रहा है या कितना कड़वा लग रहा है, इसका पता हमें किससे पड़ेगा? पीएच स्केल से। साहब हम तो चक्के देख लेंगे, मैंने पहले बोला हर एक चीज को चक्कर आप नहीं देख, आपने एस्प्रेसो 4 चख लिया, हो गया फिर आपका तो है। तो कड़वा या खट्टा है इसका पता आपको किससे लगेगा? पीएच स्केल से लगेगा। किससे लगेगा? पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल क्या बना है, इसको थोड़ा समझ लें, है ना? एक्चुअल में पीएच स्केल यूं समझ लीजिए कि
लिटमस पेपर के ऊपर हम जिस तरह से मिलान करते हैं उसी तरह से ये स्केल भी होता है, और ये एक इस तरह का स्केल बना हुआ है ऐसा। इसकी इस तरह की एक सांद्रता ले रखी है इन्होंने, और इन्होंने इस तरह के बक्सा 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 इस तरह का बक्सा बक्सा कलरफुल ये ऊपर ऐसा तिरछा कलरफुल। बीचों बीच में इन्होंने कहा ये 7, इधर इन्होंने कहा 0 है, इधर इन्होंने कह दिया 14 है। तो साहब जब 0 से 7 की तरफ जाते हैं कोई भी चीज उदासीन होने लगेगी धीरे धीरे, और 7 से 14 की तरफ आते हैं तो कोई भी चीज उदासीन हो जाती है। इसीलिए हमारा जो जल होता है उसका पीएच कितना होता है, बोलो पीएच कितना होता है 7। पानी उदासीन है, ना पानी आपको कड़वा लगेगा ना ही पानी आपको खट्टा लगेगा, एल्कलाइन भी नहीं है और एसिडिक भी नहीं है। लेकिन अगर आप नींबू का रस खाते हैं तो लगभग 2.5 के आसपास में नींबू आता है और वो आपको थोड़ा सा एकदम से खट्टा लगता है। यानी सीधी सी कहानी है कि 7 से 0 की तरफ जाने पर देखो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अम्लीय मात्रा बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। और 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्षारीयता बढ़ती है। वो बड़ी हो रही नहीं हो रही? इधर से इधर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। दोनों बीच में ले आएंगे तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, है ना, अम्ल हो जाएगा या क्षार हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे तो 7 नंबर पे होंगे। तो अगर मान लो कोई ज्यादा अम्लीय है, बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो उसका मान किधर आएगा? 7 के पास में आएगा, 0 के पास में आएगा, 0 के पास में आएगा। 0.1 2 3 4 या एक खाली एक अकेला 1 लिख दूं या 2 लिख दूं अकेला, वो अम्लीय है। 3 लिखूंगा थोड़ा कम अम्लीय, 4 लिखूंगा थोड़ा कम अम्लीय, 5 लिखूंगा और कम अम्लीय, 6 लिखूंगा और कम अम्लीय, 6.9 लिखा बहुत कम अम्लीय, और 7 लिख दिया तो उदासीन। बात समझ आई? और ऐसी की ऐसी कंडीशन में हम उधर गए, 7 के उधर गए, 7.2 कर दिया मैंने क्षारीय, 8 कर दिया मैंने क्षारीय, 9 कर दिया मैंने क्षारीय, 10 कर दिया मैंने और जबरदस्त क्षारीय, 14 कर दिया मैंने खतरनाक क्षारीय। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है? 14। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? 1, है ना? समझ में आ रही बात? 0 के आसपास में जो भी आएगा वो क्षारीय, और 7 के ऊपर क्या है? सॉरी अम्लीय। 7 के ऊपर क्या है? उदासीन। समझ में आ गई राम कहानी पूरी पूरी? उदारी फटाफट से। राम कहानी का मतलब ये होता है कि राम जी की कहानी यानी कि रामायण, और रामायण बहुत ही आसानी से समझ में आती है हर इंसान को, है ना, क्योंकि उनके चरितार्थ इतने अच्छे हैं। बोलना नहीं देंगे। चलिए उतार लिया आप लोगों ने? नहीं उतार? इसको अपनी भाषा में लिख लें, जो भी हमने लिखा है उसको अपनी भाषा में लिखें। नहीं लिखें? अरे लिख लेते हैं, फटाक से लिख लेते हैं। लिखिए, पीएच में पी का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ जल्दी लिखना, टाइम हो गया। पीएच में पी का शाब्दिक अर्थ उसास होता है, जिसका अर्थ शक्ति है। यह जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? पुसास, और पुसास किसका, कौन सी भाषा का अर्थ है? जर्मन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट लिखिए, देखना, इस स्केल में 0 अधिकतम अम्लीय
व 14 अधिकतम क्षारीय होता है। 14 अधिकतम क्षारीय होता है। 0 क्या है? अधिकतम अम्लीय, और 14 क्या है? अधिकतम क्षारीय होता है। जबकि 7 उदासीन है। कौन सा है? 7 क्या है? उदासीन है। नेक्स्ट देखिए, 7 क्या है? उदासीन। ठीक है, पीएच का पता, पीएच का पता सार्वत्रिक पत्र अंतर्भारित द्वारा लगाया जाता है। एक पत्र का नाम क्या है? बोलो। सार्वत्रिक पत्र अंतर्भारित। पत्र की जगह सूचक भी यूज कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित। सूचक लगा दो, सूचक दे रखा। सार्वत्रिक मतलब सब जगह सार्वभौम है ना, यूनिवर्सल। और सूचक का क्या होता हो गया? इंडिकेटर। और अंतर्भारित यानी कि अंक के आधार पर भार देना। सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, अधिक हाइड्रोजन आयन देने वाला अधिक अम्लीय होता है। अधिक हाइड्रोजन आयन H+ आयन देने वाला अधिक हाइड्रोजन देने वाला क्या होता है? हाइड्रोजन आयन देने वाला अम्लीय होता है। जबकि अधिक हाइड्रोजन देने वाला कौन होगा? अम्लीय होगा। और कम हाइड्रोजन देने वाला क्षारीय होता है। कम हाइड्रोजन देने वाला क्षारीय मत लिखो, ऐसे लिखो, कम हाइड्रोजन देने वाला दुर्बल अम्ल होता है। क्षारीय तो हो ही गया, दुर्बल अम्ल होता है। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट अपने सामने आ गए। क्या आ गया हमारे पास में? इसको मिटा दो। नाम से पता पड़ रहा है अपने को। हमने बात करी अम्ल की। अम्ल में हमारे पास 2 प्रकार के अम्ल आ गए, प्रबल अम्ल और कौन सा आ गया? दुर्बल। H+ आयन क्या होगा? अधिक होंगे। और H+ आयन क्या होंगे? बोलो। कम होंगे। उतार लो ये भी, अधिक और कम। H+ आयन अधिक होंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। H+ आयन कम होंगे उसे बोलेंगे दुर्बल अम्ल। उतारो अपना। ठीक है, कल की क्लास के अंदर हम और पीएच के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही